नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच में। जैसा कि आप सभी को अवगत है पहले से कि हम लोग जो एनटीपीसी की जो एक वैकेंसी आई हुई है आरआरबी की, उसके पीवाईक्यू को करवा रहे हैं, जिसमें अभी हमारा ये आज की जो क्लास है 4th नंबर की है और ये जीएस की है, हिस्ट्री वाला पोर्शन है, जिसमें आपको हिस्ट्री में सारा टॉपिक वाइज चल रही है। तो हिस्ट्री में भी हम जहाँ जहाँ हमें लग रहा है डिटेल करवाने की, वहाँ हर तरीके से आपको डिटेल करवा रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन का पूरा डिटेल विश्लेषण करवाया जा रहा है। आपको ऐसा लगेगा प्रश्न कम है, लेकिन एक एक प्रश्न का पूरा निचोड़ ला रहे हैं, उसका पूरा क्रश ढूंढ ढूंढ के निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि हो सकता है प्रश्नों की संख्या कम हो, लेकिन हर प्रश्न में अपने आप में 4 से 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आप रहिए तैयार और कंटिन्यू पूरी क्लासेस करते चलिए। ये 2 दिन लेट क्लास है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। जो आपके अंक हैं ये 40 में से 40 लेने की गारंटी होगी अगर आपने ये पीवाईक्यू की पूरी श्रृंखला अगर देख ली हमारी, जिसमें अभी आपको मैथ्स की मिल रही है, मैथ्स चल रही है हमारी अभी, और जीएस चल रही है। लेकिन 1 से 2 दिन में आपको 2 क्लासेस और मिलना प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें रीजनिंग की भी रहेगी और साइंस भी रहेगा। साइंस में विशेषकर आपको बायोलॉजी की क्लास आज शाम से ही मिलना प्रारंभ हो सकती है। आज नहीं, कल आपको, आज 9, हाँ ठीक है, आज 9 बजे मिल जाएगी, हो गया आज बात। तो आज 9 बजे क्लासेस हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी बिल्कुल। तो 9 बजे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, कौन सी? साइंस की भी। तो हो जाइए तैयार, मैं करता हूं आज के सेशन की शुरुआत। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हूँ तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको मिलेगी, जिसमें पीवाईक्यू, आरआरबी, एनटीपीसी, पीवाईक्यू लिखा होगा, पीवाईक्यू। ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इस नाम से, उसी में जाकर के आप देख लीजिए। वहां पर आपको जीएस और मैथ्स सभी की क्लासें मिक्स मिलेगी, आप जाकर के एक एक क्लास कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, संगम काल में किन 3 परिषदों का आयोजन किया गया है? इसमें ये कथन कहा है हमें, दूसरा कारण क्या कह रहा है? संगम काल में चेर, चोल और पांड्य शासकों का शासन था। यहां पर हमसे कहा है कि जो कथन है, कथन में जो बात की गई है उसकी व्याख्या इस कारण में कही गई है या नहीं कही गई है, इस तरीके से प्रश्न रहेगा। तो संगम काल में 3 परिषदों का आयोजन हुआ था, बिल्कुल सही है। और संगम काल जो है ये दक्षिण भारत से संबंधित है। सबसे मुख्य बात क्या है कि जो है हमारा दक्षिण भारत से संबंधित है, इसका संबंध कहां से है? दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से संबंधित है। यहां पर जो दक्षिण भारत का जो साहित्य है उसे संगम कहा जाता है। दक्षिण भारत का जो साहित्य है उसे संगम कहा जाता है, साहित्य को संगम की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे देखिए आप, संगम काल में चेर, चोल और पांड्य शासकों का शासन है। यह कारण भी सही है और कथन भी सही है, परंतु जो कथन में बात की गई है उसकी व्याख्या कारण में नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कथन जो कह रहा है वो 3 परिषदों की व्याख्या कर रहा है कि 3 परिषदों का आयोजन हुआ है। तो ये आयोजन से संबंधित बातें अगर होती तो ये कारण सही हो सकता था, ये व्याख्या सही कर देता। कारण सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है, बस इतना पकड़िया। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है, नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, अर्थात विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? प्राचीन चोल वंश का संस्थापक। कार्यकाल इसके बाद में विजयालय, राजेंद्र प्रथम और तो कुलोतुंग। तो यहां पर जो विजयालय है ये इसका राइट आंसर होगा। विजयालय ने जो है वह चोल वंश का संस्थापक माना जाता है और इसने 9वीं शताब्दी में चोल राजवंश की शक्ति का परचम लहराने में विजयालय का मुख्य योगदान रहा है। पहले चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? अर्थात प्रश्न में यह कहा कि जो पहले चेर वंश रहा है, चेर वंश जो रहा है उनमें से जो आज के समय में वे कौन से भारतीय राज्यों का समूह दिया गया है, वे कौन से भारतीय
भारतीय राज्यों का समूह है, राज्यों का समूह है जो वर्तमान में राज्य हैं, और वह पहले जो चेर राजवंश था उसके अधीनस्थ रहा हुआ करते थे, उनके राज्य क्षेत्र के अधीन थे, उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार का एक हिस्सा थे। तमिलनाडु और केरल, सबसे पहले तो ये देखिए, हम चेर की अगर बात कर ले तो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के राज्यों में ही हमें देखना है। अब देखिए दक्षिण भारत राज्यों का कौन कौन सा समूह दिया है, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, उड़ीसा, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र गुजरात नहीं है केवल, यहाँ गुजरात की वजह से बाहर हो जाएगा, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तो पूरा नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा, और इसके बाद में बंगाल और उड़ीसा भी नहीं, केवल और केवल एक ही विकल्प है, तमिलनाडु और केरल। चेर साम्राज्य प्राचीन द्रविड़ राजवंशों में से एक था, जिसने प्रारंभिक मध्य युगीन काल में केरल और तमिलनाडु राज्य वर्तमान राज्यों के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। चेरों को भारत के इतिहास में केरापुत्र के रूप में भी जाना जाता है। जो चेर होते हैं इन्हें केरापुत्र भी कहा गया है, केरापुत्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसकी स्थापना, चेर वंश की स्थापना जो है वह 9वीं शताब्दी में हुई थी। पांड्य राजवंश की राजधानी कौन सी थी, पांड्य राजवंश की राजधानी कौन सी थी, कावेरीपट्टनम, कपाटपुरम, मदुरै और तंजौर। तो मदुरै जो है इसकी राजधानी थी, और यह जो मदुरा है इसको मदुरा भी कहा जाता है, और यह जो हमारे तमिल, ये तमिल में इसको कह रहे हैं, लेकिन हमारी हिंदी में इसे क्या कहते हैं, मथुरा कहते हैं, मथुरा कहते हैं। मथुरा का ही ये तमिल अनुवाद है, ये तमिल अनुवाद है मदुरा। तो इनका राज्य मृदुरा मन्नात और त्रिनेवली जिलों में फैला हुआ था। उनकी राजधानी मदुरा में थी, जो तमिल भाषा में मथुरा के लिए प्रयोग होता है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। यहां पर आप मैप में भी देख लीजिए थोड़ा, ये इसका जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र विस्तार आपको दिखाई दे रहा है चेरों का। प्रस्तुत ये एक और जो एडिशनल फैक्ट है वो देखिए आप, बहुत अच्छा है। अनुश्रुति के आधार पर यह भी कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि अनुश्रुति में जो लिखा है उसके अनुसार बात कर रहे हैं हम, कि पांड्य शासक कुरुवंशी तथा महाभारत कालीन पांडवों के संतान थे। जो पांड्य हैं वह पांडवों के संतान माना जाता है। यह किस में कहा गया है, अनुश्रुति में कहा गया है। वस्तुतः इस राज्य का प्रारंभिक इतिहास अंधकारमय है। अंधकारमय मतलब इसका ज्यादा प्रमाणिक हमें स्रोत नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमारे लिए अंधकारमय है। परंतु 4वीं सदी ईस्वी पूर्व से इसका साहित्यिक उल्लेख मिलना प्रारंभ हो जाता है, और यहाँ से इसका जो अंधकार युग है वह खत्म होता है, और हमारे सामने कुछ प्रमाणिक चीजें मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते थोड़ा और आगे। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में किया है, और हमें प्रमाणिक रूप से स्रोत यहां से मिलना प्रारंभ होता है। पांड्यों के जो देश था, पांड्य देश, वहां पर स्त्रियों के शासन की व्यवस्था दिखाई दे रही है। उन्होंने शासन किया है, स्त्रियां भी राजगद्दी पर बैठी हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है। साथ में से यह भी प्रमाणित होती है, यह भी प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पर केवल 7 वर्ष की आयु की माताएं भी पाई जाती हैं। मात्र 7 वर्ष में माताएं रही हैं यहाँ पर, वह भी यहाँ पर चित्र देखने को मिलता है। चीन के लेखक फायान जो आए थे भारत में, वह किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। उन्होंने, जो फायान चीनी यात्री रहे हैं, उन्होंने भारत की यात्रा की है। तो उन्होंने भारत की यात्रा किसके शासनकाल के दौरान की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, भानुगुप्त। तो यह मिलेंगे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान ने भारत की यात्रा की थी। फायान एक चीनी यात्री थे जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आए थे। जब ये भारत आए तो जब बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने, तो उस समय भारत के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके शासनकाल में यहाँ पहुंचे थे। फायान का वास्तविक नाम, जब बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया था उससे पहले इनका नाम कुंग था, परंतु जब से बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण किया, जब से बौद्ध धर्म को अपनाया, तब से बौद्ध धर्म में एक साधु बने, और साधु बनने के बाद इनका जो नामकरण हुआ, नया नामकरण हुआ, वह हुआ फाहियान। और फाहियान का अर्थ होता है धर्मगुरु। अर्थात जो
धर्मगुरु हैं उनको चाइनीस भाषा में फाहियान कहा जाता है। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त प्रथम को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को, या समुद्रगुप्त को, सॉरी कुमारगुप्त को? तो यहाँ पर नेपोलियन की बात हो रही है तो नेपोलियन केवल और केवल एक ही हैं, समुद्रगुप्त जो है ये। अब यहाँ इसके बारे में थोड़ा रहस्य जानते हैं, ये कैसा जानकारी है हमारे यहाँ। गुप्त वंश के समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त किस वंश से? तो गुप्त वंश से संबंधित थे। इनका शासनकाल 335 से 375 ईस्वी माना जाता है, को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। इतिहासकार A.V. स्मिथ ने उन्हें अपने दरबारी और कवि हरिशेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रस्तुति से ज्ञात अपनी महान सैन्य विजय के कारण बुलाया था। इसके कारण उनको यह कहा गया कि यह भारत का नेपोलियन था, जो उन्हें 100 लड़ाइयों का नायक के रूप में बताते हैं। परंतु कुछ भारतीय जो इतिहासकार रहे हैं प्रमुख रूप से, वे स्मिथ की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यह महसूस करवाता है हमें कि हम जो समुद्रगुप्त हैं वह पहले हैं, ना कि नेपोलियन। अर्थात समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से ना की जाए, बल्कि नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से होना चाहिए। ऐसी कवायद बहुत सारे इतिहासकार लगाते हैं और स्मिथ की आलोचना करते हैं, क्योंकि जो समुद्रगुप्त था वह ना कभी युद्ध हारा था और ना कोई बात। इसके बाद अगर माने तो इनका शासनकाल भी देखा जाए दोनों में, तो पहले समुद्रगुप्त का है, नेपोलियन तो उसके कहीं बाद में आता है। तो कायदा से तो कहना यह चाहिए कि समुद्रगुप्त के रूप में किसे, जैसे भारत का नेपोलियन किसे कह रहे हैं हम, वो समुद्रगुप्त को कह रहे हैं, वैसे कहना चाहिए कि नेपोलियन की तुलना किससे की जाए? समुद्रगुप्त से की जा सकती है। और समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की है, किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है, ऐसा होना चाहिए था। समुद्रगुप्त शासनकाल, समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 380 या 78। गुप्त वंश का दूसरा शासक है जिसने भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत की थी। वह एक उदार शासक, एक महान योद्धा और कला का संरक्षक था। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। समुद्रगुप्त का चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त था, जो गुप्त वंश का शायद सबसे बड़ा शासक राजा था। उनका नाम जानवी की जो पाठ है तांत्रिक मंडिका जो है उसमें भी उल्लेखित है, उसमें भी दिखाई देता है। लेकिन प्रमाणिक स्रोत के रूप में हमें जो मिलता है अभिलेख वह है, और विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है अगर समुद्रगुप्त के बारे में, तो वह होती हैं उनके दरबारी कवि हरिशेन, उनके द्वारा जो लिखी गई हैं प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति उसमें प्राप्त होती है। किस गुप्त शासन ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी चंद्रगुप्त की से किस गुप्त शासन ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी स्थानांतरित की थी, उज्जैनी को बनाया था? तो यह समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो यह आपको मिलेगा, आपका इस चंद्रगुप्त द्वितीय जो है राइट आंसर होगा। इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति का लेख की रचना किसने की? इसमें आपको कोई ज़्यादा जानकारी बताने की आवश्यकता नहीं, हरिशेन है, क्योंकि अभी आपको बताया कि इनके दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन, इनके द्वारा ही ये लिखा गया था। हुणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासक को प्राप्त है? अर्थात जो हुणों ने भारत पर आक्रमण किया तो आक्रमण से रोका गया और भारत पर आक्रमण नहीं होने दिया, उसकी रक्षा की गई। तो यह किसके द्वारा की गई? जब हुणों ने आक्रमण किया था उस समय भारत में किसका शासनकाल था? तो उस समय जो शासन चल रहा था, किसका शासनकाल चल रहा था? वह चल रहा था कुमारगुप्त का। परंतु कुमारगुप्त ने यहाँ पर इनकी रक्षा नहीं की, बल्कि इनका उत्तरदायित्व सौंपा। उत्तरदायित्व जो सौंपा था, उत्तरदायित्व वह किसे सौंपा था? वह सौंपा था हमारे स्कंदगुप्त को सौंपा गया था। चलिए आगे जानते हैं। इसका राइट आंसर तो हो गया स्कंदगुप्त। भारत पर हुणों का पहला आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ था। उस समय गुप्त सम्राट
कुमार गुप्त गद्दी पर था और उसने युवराज स्कंदगुप्त को हुणों का सामना करने का उत्तरदायित्व सौंपा था। इसी के साथ स्कंदगुप्त ने हुणों को बुरी तरह से पराजित कर दिया था और इसी विजय की याद में उसने विष्णु स्तंभ बनवाया और आगे चलकर जब ये यहाँ पर हारे थे तो यह हमारे लिए प्रमाणिक स्रोत मिले। और दूसरी बात, भारत से हार कर जो हुण थे वो बहुत निराश हुए और खासकर स्कंदगुप्त से। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सूर्य सिद्धांत नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की? भारवी ने की, वराहमिहिर ने की, आर्यभट्ट ने की या ब्रह्मगुप्त ने की? तो यहां पर अगर देखा जाए तो वराहमिहिर जो है खगोल शास्त्री, महान खगोल शास्त्री हैं, इन्होंने सूर्य सिद्धांत की रचना की है। ठीक है, इसी के साथ अगर इनका थोड़ा हम विश्लेषण और पढ़ लें तो भारतीय खगोल शास्त्र की एक प्रमुख पुस्तक है कौन? भारतीय खगोल शास्त्र की एक प्रमुख पुस्तक है हमारी कौन सी? ये सूर्य सिद्धांत खगोल शास्त्र की एक प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर क्या क्या बात की गई है? तो इस पुस्तक के अंदर की गई है ज्योतिष की बात की गई है और गणित की बात की गई है, मैथ्स की बात की गई है। इसी के साथ परग्राही की जो है इनकी भी बातें यहाँ पर की गई हैं और आपका जो पूरा ब्रह्मांड है उसका भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ब्रह्मांड का उल्लेख भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जैसे इस विषयों पर यहाँ पर देखने को हमें मिलता भी है। अगर हम और भी बातें कुछ देखें तो इसको अर्धमंगल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा विश्लेषण। ये हमने बता दिया सूर्य सिद्धांत ग्रंथ की रचना वराहमिहिर के द्वारा की गई है। आगे जानेंगे और बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिनको हम अगली क्लास में जानेंगे और पूरा विश्लेषण के साथ जान रहे हैं। हर प्रश्न में लगभग 10 प्रश्न आपके छुपे हुए हैं, हर प्रश्न में लगभग 10 प्रश्नों की विश्लेषण करवाया जा रहा है। तो मान के चलिए आपकी ये श्रृंखला जो चल रही है ना केवल PYQ बल्कि विथ डिटेल रूप में चल रही है, तो आप उसी फॉर्मेट में इसको क्लासेस को करें और अच्छे से लगाएं ताकि आप ये विश्लेषण पढ़ेंगे तो आपको आपकी परीक्षा में सफलताओं से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको करंट अफेयर संबंधी कोई समस्या आ रही हो और आप बिना समझ आए कि ये करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी अप्रोच, जहां पर अभी बहुत कम फॉलोअर्स हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से जाकर के फॉलो करना प्रारंभ कर सकते हैं क्योंकि सर्चिंग में आपको नहीं मिलेगा। ये आप जाकर के फॉलो करेंगे, आपको करंट अफेयर की तत्काल अपडेट, वेरीफाई अपडेट, गवर्नमेंट साइट पे जो अपडेट होता है वहां से ला करके दिया जाता है। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी अब हमारे बारे में अपडेट ले सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। साथ में अगर आपको किसी तरह कोई क्यूरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके हमसे अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, अब आपको निरंतर सारी क्लासेस मिलना प्रारंभ हो जाएगी। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए हस्त मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।